अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज जो है वो पिछली वीडियो में मैंने 1.5 तक की थी सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। आज 1.6 से ऑनवर्ड करती हूँ और आज जो है मोटिवेशन इस लिहाज से कि देखें कि इससे पढ़ा जाए, ठीक है। तो फिर ये है कि आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक जगह पे बैठ गए और आपने ये अहद कर लिया है कि मैंने आज 2 पेजेस तो रेगुलर जो है ना पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ से तब तक नहीं उठना जब तक ये 2 पेजेस जो है वो मुझे प्रिपेयर नहीं हो जाता, तो आपने उस वक्त फिर आपकी कंसंट्रेशन हट जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि कंसंट्रेशन से पढ़ें, ठीक है। अगर जैसे आपको फील हो कि नहीं अब नहीं पढ़ा जा रहा, तब जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस दौरान ज़बरदस्ती आप पढ़ लेते हो तो फिर एट द एंड ऑफ या एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप वो चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। और फिर जो है क्या हो जाता है, आपने क्या करना होता है कि ज़रूरी है, ठीक है, कि आपने यानी पेंसिल या पेन और एक कॉपी अपने साथ रखनी होती हैं, ठीक है। चाहे मैथ्स का तो हमारे पास हो जाता है, लेकिन चाहे वो इस्लामियात का ही क्यों ना हो, ठीक है। इतना इजी होता है कि हम ऐसे ही याद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ना एग्ज़ाम के दौरान वो चीज़ें भूल जाते हो जो आपने ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसको जो यानी लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, या जो आपको जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसको बार बार लिखा करें, चाहे आपको बिल्कुल जो है ना वो याद ही हो चुकी हो, ठीक है। क्योंकि लिखे बगैर जो आप याद करते हो ना, वो फिर एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम यानी सीट पे बैठते ही वो आपको फिर दिमाग से हट जाता है, ठीक है। तो फिर हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक आज जो है वो सेल्फ असेसमेंट 1.6 से ऑनवर्ड है। 1.6 में क्वेश्चन में है, बुक सामने रखें। क्वेश्चन में है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल को। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। तो आपके पास एक है CN, ठीक है। कार्बन आपके पास एक एटम है, नाइट्रोजन आपके पास एक एटम है, तो ये दोनों मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। तो जब इसके ऊपर CN के ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आपके पास आयन कहलाता है। और जब आपके पास किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई यानी चार्ज हो तो उसको आप कहते हो मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हीलियम है और हीलियम के ऊपर आपके पास चार्ज है +2, ठीक है। हीलियम के ऊपर है +2। अब हीलियम एक ही एटम है, ठीक है, इसके साथ मजीद कोई एटम वो नहीं मिला हुआ। तो हीलियम आपके पास एक ही एटम है तो उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, तब भी आपके पास वो क्या कहलाता है, आयन्स कहलाता है, ठीक है। और अगर आपके पास है यहाँ पे साइनाइड, नहीं, यहाँ पे आपके पास है फॉर एग्जांपल साइनाइड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, और उस पे एक रेड यानी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी ये है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज हो तो आयंस होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको आप कहते हो फ्री रेडिकल्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आता है नेक्स्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो आपके पास है 1.8, 1.7 मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि उसमें एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना था, ठीक है। वो आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताइएगा। अब 1.8 पे आते हैं। 1.8 आपके पास इसमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसका, सबसे पहले आपने कॉपर का फाइंड आउट करना है। कॉपर, अब आपके पास क्या है, किसी 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ किसी भी एटम में, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम, ये एक एटम है ना, एटम में कौन सा है, कॉपर है। 1 मोल ऑफ एटम में क्या होता है, इसका एटॉमिक मास कितना है वो आपके पास होता है, ठीक है। तो वो आपके पास मास आ जाता है, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। कॉपर अब एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cu2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपके पास कॉपर है, और कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो आपने पेरियोडिक टेबल को सामने रखना है, ठीक है। उसके मैंने कहा है ग्रुप और पीरियड्स को आपने सीक्वेंस में याद करना है, फिर इजीली आपको उसके एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर का भी वो रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का होता है 63.546, ठीक है। 63.546 आपके पास क्या है, कॉपर का मास नंबर है। तो 1 मोल ऑफ कॉपर में कितने हो गए, 63.546 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास दिया हुआ है कि आपने फाइंड आउट करना है आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन का आपने लिखना है 1 मोल ऑफ व्हाट, आयोडीन। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आई के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में होता है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता, I2 के फॉर्म में नहीं होता, आई के फॉर्म में होता है। तो आयोडीन आपके पास कितना है, 126.93 ग्राम, ठीक है।
उसके बाद आपके पास थर्ड में आ जाता है पोटाशियम का। पोटाशियम के को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो के फॉर्म में आता है, ये भी एटम के फॉर्म में आता है। तो 1 मोल ऑफ पोटाशियम आपके पास होता है इक्वल्स टू 39 ग्राम के, ठीक है। अब जो आपके पास आता है ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है ना, फोर्थ पे आपके पास है ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, O के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन का आपके पास होता है 1 मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू 16 है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। 16 कितने टाइम्स हो गए? 2 टाइम्स। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास होता है 32 ग्राम। इज इट क्लियर नाउ? उसके बाद अगला आता है 1.9, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर। हेयर को ब्लीच करने के लिए जो कंपाउंड यूज करते हैं उसका फार्मूला है H2O2, ठीक है, H2O2। अब इसका पहले कैलकुलेट करना है मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन, इसका फाइंड आउट करना है मास, ठीक है, दैट वुड कंटेन, मोल दिया हुआ है 2.5 मोल्स, ठीक है। अब हमने कहा हुआ है कि जो भी चीज़, अब याद रखना है कि जो चीज़ फाइंड आउट करना है वो इक्वालिटी की दूसरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ मालूम करनी है? मास। तो मोल को इस साइड पे होना चाहिए, मास को इस साइड पे होना चाहिए। मोल तो हमने पिछले लेक्चर में कहा कि 1 मोल ऑफ कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल ऑफ, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, तो H2O2 इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर होनी चाहिए? इसके एटॉमिक मैसेस के, ठीक है। तो क्या है? हाइड्रोजन का 1.008 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 टाइम है। उसके बाद बीच में हमेशा प्लस आता है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया था। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, ठीक है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आता है ये 32 हो गया, प्लस आपके पास आता है 1.008 मल्टीप्लाई बाई 2.016, ठीक है, एग्जैक्ट ये आता है। तो जब इसको हमने प्लस किया है 32 से तो आपके पास आ जाता है 34 मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस करना होता है, प्लस, ठीक है, तो 34.016, ठीक हो गया जी। ये आ गया हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O2, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2O2 में कितने ग्राम हुए? ये इतने ग्राम आए, ठीक है। हमने क्या किया कि एटॉमिक मैसेज को ऐड करने पे पता चलता है कि हमने पिछले में पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आइंस, उसका जो है वो एटॉमिक मैसेज के सम होता है, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ H2O2 इतना आया, हमें कितना मोल दिया हुआ है? 2.5 मोल। तो 1 के जगह पे लिखना होता है 2.5 मोल्स ऑफ, ये इसका तरीका यही है, ठीक है, O2 इक्वल्स टू, अब क्या होता है 2.5 मोल्स ऑफ H2O2 करने के लिए हमने इस 34.016 ग्राम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये इसका तरीका है। 34.016 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 मोल में इतना था, ठीक है, तो इतने मोल में कितना ग्राम होगा? तो इसको करने के लिए इस नंबर ऑफ जो है एटॉमिक मास को नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 85.04 ग्राम, ठीक हो गया। तो ये इसका मास फाइंड आउट हो गया, ये पार्ट ए था, ठीक है। अब इसका पार्ट बी क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। पहले में मास फाइंड आउट करना था, जिसका तरीका वो था। अब इसमें मोल्स फाइंड आउट करना है, और जो आपके पास मास दिया हुआ है 30 ग्राम, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हमने इस साइड पे लिखना था, तो हमने मास को उस साइड पे लिखा था, अब मास को इस साइड पे लिखना है, ठीक है। इसका मास कितना आया था H2O2 का? 34.016, इसका मास आया था इतना, हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ना क्या करना है कि मास को इस साइड पे लिखना है, क्यों? क्योंकि हमें मास गिवन है, ठीक है। जो चीज़ गिवन नहीं है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसको इक्वालिटी के दूसरे साइड पे लिखना होता है। तो 34.016 ग्राम ऑफ, ठीक है, H2O2 इक्वल होता है किस चीज़ के? 1 मोल के। उस पिछले वाले को उलट किया है, ठीक है। 1 मोल में इतने मास था, ठीक है, तो मोल को हमने उस साइड पे क्यों रखा है? क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है। तो कितने ग्राम में? अब इतना ग्राम ऑफ H2O में 1 मोल है, तो 30 ग्राम में
30 ग्राम ऑफ H2O2 में कितना होना चाहिए, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। उसमें क्या था कि 34 को, ये इस साइड पे था ना, तो 34 को मल्टीप्लाई किया था जो है ना 34 को हमने मल्टीप्लाई किया था उस मोल्स के साथ, ठीक है। अब आपके पास 1 ग्राम है और क्या करना होता है, इसको इसके साथ डिवाइड करना होता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई दिस वन 34.016, फिर इस नीचे वाले के साथ इसको होल को मल्टीप्लाई करना होता है। समझ आ रही है? क्या कहा कि आपके पास 34.016 ग्राम ऑफ H2O बराबर होता है 1 मोल के, ठीक है। तो 30 ग्राम जो हमारे पास गिवन है, 30 ग्राम ऑफ H2O कितने मोल्स के बराबर होंगे, तो इसको हमने इस तरीके से करना है कि 1 को डिवाइड करना है दिस वन, ठीक है, और फिर उस होल को मल्टीप्लाई करना है दिस वन। तो आपके पास कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 34.016 इक्वल टू आता है 0.029। पहले हमने इसको किया है सॉल्व, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 30 ग्राम को एज इट इज रखा, फिर अब इस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास आंसर आता है 0.881 मोल। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl, जो हम टेबल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, NaCl कंटेन्स 12.5 ग्राम। NaCl का दिया हुआ है मास नंबर 12.5 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स हमने इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा था, मोल्स को फाइंड आउट करना है तो दूसरी तरफ होना चाहिए। तो NaCl का एक्चुअल आपके पास क्या है, Na आपके पास कितना होता है, 28 होता है, ठीक है, प्लस आपके पास Cl 35.5 होता है, तो आपके पास 58.5 इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो 58.5 हो गया। आप ये इधर आके चला जाएगा, ठीक है, सॉरी 28 नहीं है, इसका 23 है, 23 Na का है, क्लोरीन का जो है 35.5 है, जब इसका आता है टोटल तो 58.5 बनता है। तो 58.5 हमने कहा था 1 मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है उसके एटॉमिक नंबर के, तो इसको उलट इसलिए किए क्योंकि हमने मोल्स को फाइंड आउट करना है, मोल्स को इक्वलिटी के दूसरी तरफ होना चाहिए। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, इक्वल टू 1 मोल, ठीक। अब आपके पास कितना दिया हुआ है, 12.5 ग्राम दिया हुआ है ऑफ NaCl, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, आप इसको डिवाइडेड बाय दिस वन, 1 डिवाइडेड बाय 58.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस वन 12.5, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट कर लें, 12.5 डिवाइडेड बाय 58.5, तो इक्वल आता है 0.213 मोल्स के, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास यही है, बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरेट पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्वेलो सस्पेंशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की जरूरत होती है BaSO4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो है BaSO4 आपके पास है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ BaSO4। मोल दिया हुआ है 1 मोल, ठीक है, और मास आपके पास दिया हुआ है क्या चीज़, सॉरी, मास फाइंड आउट करना है, मोल आपके पास दिया हुआ होगा। तो आपके पास मोल दिया हुआ है तो मोल को इस साइड पे होना चाहिए, तो इसमें खुद कहा हुआ है मोल ही 1 है, ठीक है। तो हमारे पास भी यही था, 1 मोल ऑफ BaSO4 यूज है ना यहाँ पे, BaSO4 इक्वल टू, ठीक है, मास हमने फाइंड आउट करना है, तो BaSO4 बेरियम का आपके पास कितना है, प्लस सल्फर का प्लस ऑक्सीजन का देखना है। बेरियम के आपके पास होता है 137.34, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16, और ऑक्सीजन कितने टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, 16 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। इन सबको आपने कैलकुलेट करना है, तो आपके पास जो आंसर आता है वही होगा, क्योंकि मोल आपके पास 1 दिया हुआ है, और हमारे पास क्वेश्चन भी वो तरीका भी यही था कि 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट आपके पास कितना होता है, जो है आपके पास इसका एटॉमिक मास के सम होता है, ठीक है। तो मोल ही आपका 1 दिया हुआ है, तो आपको मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वही आंसर होगा। अब आपके पास नेक्स्ट आता है 1.10, इसमें बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि एस्प्रिन इज अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर, एंड एस्प्रिन टैबलेट कंटेन्स 1.25। अब इसके अंदर दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पहले में मास और मोल दिया हुआ था, ठीक है, आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 1.25 × 10⁻³
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द टैबलेट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने पढ़ा था एवोगाड्रोस नंबर, उसके अंदर पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल था ना। ठीक है, ये इसका था। अब इसके अंदर क्या कहा हुआ है, मोल फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इक्वलिटी की दूसरी तरफ होनी चाहिए, तो ये इस तरफ हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन लिख सकते हैं। ठीक है, एस्पिरिन की बात की हुई है ना, इक्वल्स टू आपके पास बराबर होता है 1 मोल। ठीक है, अब आपके पास फाइंड आउट करना है मोल्स। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए यहाँ पे 1.25 इंटू 10⁻30 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने मोल्स ऑफ एस्पिरिन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, हमने क्या कहा था 1 डिवाइडेड बाई दिस 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻30। तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 1.25 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 6.022 इंटू 23, तो इक्वल आता है 2.075 मोल्स के। ठीक हो गया जी, यहाँ पे हो गया कि आपने अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास होगा और मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है कि 1 मोल ऑफ कोई भी कंपाउंड है वो इक्वल होता है 6.022। एवोगाड्रोस नंबर के हमने पढ़ा था उसके अंदर। तो इस तरीके से जो पहले हमने वो तरीका इस्तेमाल किया था उसी तरीके से हमने उसको फाइंड आउट करते हुए जाना है। ठीक है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ रखना होता है। ठीक हो गया जी, अब अगला क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, अ मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग in ships and underground pipelines involve connecting the iron to a block of more active metal such as magnesium। जो आपके पास जो है ना शिप्स वगैरह को यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से, ठीक है, और अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड लाते हैं उस पाइपलाइंस को रस्ट होने से, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए उसके अंदर यूज़ करते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मेटल एक यूज़ करते हैं मैग्नीशियम, और उस मेथड को कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 1 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। 1 बिलियन आपके पास होता है 1 इंटू 10⁻9। ठीक है, इतना एटम्स दिया हुआ होगा। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस तीनों हमने कहा था कि 1 मोल आपके पास इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम होगा तो इसके जगह पे एटम लिखना है। पिछले क्वेश्चन में मॉलिक्यूल था तो हमने मॉलिक्यूल लिखा था। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही फाइंड आउट करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है। तो मोल्स को दूसरी तरफ रख के इसको इस तरफ रख के हमने फाइंड आउट करते हुए जाना है। ठीक है, यही तरीका है, आपने सॉल्व खुद ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर एंड हो जाता है। मैंने पहले भी कहा एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहीं पे चैप्टर नंबर 1 एंड हो जाता है। ठीक है, कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं दोबारा से हाजिर हो जाऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।